तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, पेपर 3 की यूनिट 8 यानी कि एनर्जी, ऊर्जा पर हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं यूनिट 8 में, आप जो टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि उत्पादन, ऊर्जा, ऊर्जा क्रय, इन सब पर चर्चा करेंगे। इन सब पर मैं आपको विस्तृत, एक वीडियो हो गया, एक वीडियो और आएगा कंप्लीट ऊर्जा, उसमें 2 वीडियो में 20-20, 25-25 मिनट की होंगी मैक्सिमम वीडियो, है ना। और इसमें ऊर्जा कंप्लीट करा दूंगा, सारे जो टॉपिक वहाँ पे लिखे हुए हैं ना सब कंप्लीट कराऊंगा और सारे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ा सा एक मन है आज ये है कि आ, ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मतलब जो मतलब काफ़ी मेरे फेवरेट है, या फिर ये कहूँ कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो 2 लाइन या 2 या 4 लाइन में पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बात ये है कि छिप छिप आंसू बहाने वालों, छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये आप सभी के लिए है ना, हम सबके लिए है कि लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है यार। मतलब कोई एक चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा इंस्टेंट हुआ है तो सबसे मैं कह रहा हूँ, सबसे री एनर्जेटिक हो और उठो, खड़े हो, जागो और लड़ो, संघर्ष करो। दिन आपका होगा, एक दिन आपका ज़रूर होगा। तो छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता, है ना। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता। तो ये 2 लाइनें थी। मतलब काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये लाइनें, और बहुत मोटिवेट होता हूँ, बहुत एनर्जेटिक आती है ना, एनर्जेटिक लाइनें हैं थोड़ी। तो आई होप आपको अच्छी लगी हूँ, ना भी अच्छी लगी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेक्चर आप आगे बढ़ाएं और अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पेपर 3 की यूनिट 8 ऊर्जा आप सबके सामने आ चुकी है। और मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट बता देता हूँ आपको पहले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग में से उत्पन्न जो समस्या हैं वो पढ़ने वाले हैं। परंपरागत ऊर्जा क्या है ये समझाइए, इसको पढ़ने वाले हैं। हानि क्या है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जैसे तारापुर, नारोरा, रावतपुरा, है ना, ये कंगा, कैगा, ये सब के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे, ताप विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे, पेट्रोलियम शिलारस जो 2019 में क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ऊर्जा प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पूरा आप देख रहे हैं टॉपिकों से सब कुछ रिलेट किया गया है ना। समस्या क्या है, समाधान क्या है, इसके सरकारी प्रयास क्या हैं, ऊर्जा प्रबंधन की चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संगठनात्मक एकीकरण, जो आप देख रहे होंगे कि आपके में टॉपिक भी है संगठनात्मक एकीकरण, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन हम कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा के क्रय, ऊर्जा का व्यय, उत्पादन, इन सब के बारे में, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो ये है कि ऊर्जा के बारे में बताना है। देखिए यार, मैं एक चीज़ आपको बताऊं थोड़ा सा। ऊर्जा मतलब एनर्जी, इसकी डेफिनेशन तो यूनिवर्सल है, हम सभी को पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ये हमने लिखी, और कोई लॉलीपॉप डेफिनेशन नहीं है। आप इसको लिख के आएंगे, आपको नंबर मिलेंगे, उदाहरण देंगे, बाकायदा नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम हमको लिखनी है सॉरी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वस्तु का वह गुण है, ऊर्जा क्या है, एक किसी वस्तु का वह गुण है जिसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है और एक दूसरे से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, ठीक है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे की जो चर्चा है वो हमारी ये है कि भाई ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट और गैर परंपरागत। फर्स्ट परंपरागत, सेकंड गैर परंपरागत। तो परंपरागत और गैर परंपरागत, ये ऊर्जा 2 प्रकार की कैसी है। तो परंपरागत ऊर्जा तो जो हो गई कि भैया तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध है,
परंपरागत ऊर्जा कैसे एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, दीर्घकाल से उपयोग में चली आ रही है। ठीक है, उदाहरण कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जो है ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है। 5 मार्कर में क्वेश्चन आएगा ऊर्जा उसके स्रोत बताइए, तो आप इतना ही लिख पाएंगे, ज़्यादा कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या है भैया कि असीमित उपलब्धता है, वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है, अधिक उपयोग हो रहा है, वैकल्पिक साधन के रूप में इसे देखा जा रहा है, और इसके सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत, हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत, तो ये हो गई हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा है। बहुत सीमित लिखो यार, मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ, कम लिखो, अच्छा लिखो और अपनी बात उसे समझा दो। असीमित उपलब्धता से उसे समझ में आ गया कि भाई गैर परंपरागत में आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है कि परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं। अब जो परंपरागत ऊर्जा हमने अब वैकल्पिक के रूप में इसका उपयोग किया है गैर परंपरागत का, जिसे हमने नाम दिया है, तो भाई परंपरागत में कोई समस्या रही होगी तभी हमको विकल्प लेके आना पड़ा दूसरा। तो उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई ये बताओ। तो भैया दहन से जो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती थी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती थी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी। वैश्विक तापमान में, ग्लोबल वार्मिंग में जो है, वार्मिंग में तापमान में वृद्धि हो रही है, जैव विविधता को हानि पहुंच रही है, सही बात है। मानव स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही है, आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या, है ना, ये चीज़ इतनी सारी गैसें निकलेंगी तो दिक्कत तो आएगी। अम्लीय वर्षा कराने में उत्तरदायी। इतनी इतनी व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, इतना बढ़िया और इतने बढ़िया पॉइंट लिखे हैं, 4 ही 5, ये 5 पॉइंट आपके सामने, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, और इन 5 पॉइंट में बहुत ही सटीक और बहुत ही कम शब्दों में बात रखी गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप यही लिख कर आएँ, प्लीज़ ये लिख के आएँ, बहुत अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु ऊर्जा को समझाइए। अब परमाणु ऊर्जा क्या है कि परमाणविक खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम परमाणविक ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि कम खर्चीली होती है, लेकिन हाँ इसका रखरखाव अच्छे से करना होता है, बहुत सावधानीपूर्वक इसको उपयोग करना होता है। जरा सी चूक से, जैसे मतलब बड़े बड़े एकदम चार्नोबिल परमाणु संयंत्र वगैरह आपने देखा होगा, कितनी बड़ी घटनाएं हो गई जिसमें कितनी सारी जनहानि हुई, है ना। नेक्स्ट, अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। बात क्या हो रही है, बात ये है कि इसके लाभ क्या हैं। एक तो है कम मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्पन्न करती है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका बहुत कम मात्रा में वो मतलब उत्पन्न करती है उनको, खर्चीली कम है, पैसे कम लगते हैं, दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक इसे उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये तो है इसकी अच्छाई, लेकिन अगर आपसे कोई कमियां पूछे, इसकी हानियां पूछे, तो आप ये विध्वंसकारी है, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये विध्वंसकारी है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न हानिकारक विकिरण बहुत नुकसानदायक होते हैं, आत्मनिर्भरता नहीं है, मतलब हमें इसके लिए यूरेनियम, थोरियम भारत में कितना उत्पादित होता है यार, आपको अगर इससे आप काम करेंगे तो आपको निर्भरता रहनी पड़ेगी, जैसे यूएस वगैरह अदर कंट्रीज़ पर आपको अपनी निर्भरता रखनी पड़ेगी। हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं है ना, हमारे पास ये उपलब्धता इनकी कम है। तो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। स्रोत क्या है, यूरेनियम और थोरियम, ये आप लिख दो। अगर परमाणु ऊर्जा को समझाइए ऐसा क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछता है 5 मार्कर में, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लिख के आए, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, गारंटेड। ये देख लो क्वेश्चन, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में, इस आंसर में, इस मॉडल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में समझाइए। अब भैया मान के चलो आपसे वो व्यक्ति पूछ रहा है कि भैया भारत में उपस्थित जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए, मतलब समझाइए 5 मार्कर में। तो भैया लिख दो, परमाणु ऊर्जा की छोटी सी एक लाइन में डेफिनेशन लिख देना, और परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र हैं उनके बारे में लिख दो। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में कि भाई तारापुर है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है यहाँ पर। नारोरा उत्तर प्रदेश में है, गंगा जी के किनारे, 440 मेगावाट उत्पन्न बिजली करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि रावत भाटा जो कि तमिलनाडु राजस्थान में होगा। ठीक है, एक 1180 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कुड़नकुलम तमिलनाडु में है, 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कांगा कर्नाटक में है, 880 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। और एक और है काकरापारा जो कि गुजरात में है और 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। तो भैया आप ये देखिए कि भाई 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न वाले कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं। तो एक तो ये हो गया सर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि नारोरा, कलपक्कम और काकरापारा। नारोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु और काकरापारा गुजरात, ये तीनों के तीनों जो संयंत्र हैं वो 440 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं। कोई ट्रिक बनानी है बना लो, होना है बना लो और अपना काम चला लो, समझ गए। ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम कि भाई भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को समझाइए। तो देखो होमी जहांगीर बाबा साहब ने 1954 में
तीन चरणीय परमाणु कार्यक्रम शुरुआत की। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। अब प्रथम चरण रिएक्टर के आधार पर कि भाई कहाँ कौन सा रिएक्टर लगा, किस ईंधन का उपयोग किया गया, इस आधार पर इसको चरणों में बांटा गया है। ठीक है, देखो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, लिखने को बहुत कुछ है, बहुत सारा है। इस आंसर को 11 मार्कर में भी लिख सकते हैं, लेकिन भैया आपसे वो पूछ 5 मार्कर में रहा है, तो जितना पूछा जाए उतना बता दो, जितना पूछा जाए उतना बता दो। कम टाइम है, सफिस सॉरी, आपके पास स्पेस उतना ही है, उसको बहुत ऐसा भर के ऐसा पूरा नहीं भर देना है, उसको चिपका के यार 5 मार्कर में साफ सुथरा अच्छा व्यवस्थित लिखो और कम शब्दों में अपनी चीज़ अच्छे से रखे आओ। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है, जनक कौन है इनके, जनक है होमी जहांगीर भाभा। 1954 में 3 चरणों में इसकी शुरुआत हुई, मैंने बता दिया। प्रथम चरण में क्या था, प्रथम चरण में D2O यानी कि भारी जल प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसमें 2 रिएक्टर जो है वो राजस्थान में है, कनाडा के सहयोग से इनको स्थापित किया गया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये प्रथम चरण वाला। ठीक है, द्वितीय चरण में ये है कि भैया यूरेनियम 239 और इसको छोड़ो, यूरेनियम 239 का इसमें उपयोग किया गया ईंधन के रूप में। किसके रूप में, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में हमने यूरेनियम 239 का उपयोग किया, और शीतलक के रूप में हमने सोडियम का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय चरण में हुआ कि ब्रीडर रिएक्टर है और इसमें आपने थोरियम 233 यानी कि थोरियम 233 का उपयोग किया। वहाँ पर सेकंड वाले में यूरेनियम 239 का उपयोग किया, यहाँ पर आपने थोरियम 233 का उपयोग किया तीसरे चरण में। ठीक है, प्रथम चरण D2O भारी जल, द्वितीय चरण में यूरेनियम 239, तृतीय चरण में थोरियम 233। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चुनौतियाँ क्या है भैया, इसके आगे चुनौतियाँ यही है कि आपके पास है कहाँ, ये उपलब्धता ही नहीं है। तो उपलब्धता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि अन्य दूसरों पर, जैसे अमेरिका जैसे महत्वाकांक्षी देशों पर निर्भरता। ये देखो कितना शानदार पॉइंट है, अमेरिका जैसे चुनौती ये है कि अमेरिका जैसे महत्वाकांक्षी देशों पर निर्भरता हमें बनाई रखनी पड़ती है। ये हो गया। ये आप बताओ मुझे, ये देखो, ये मैंने आपको समझाया अभी, और ये आप 5 मार्कर में ये देखो इतना लिख के आना है आपको, आपके पास इतना कंटेंट है लिखने के लिए। ये क्या बुराई है इसमें, क्या दिक्कत है, आराम से लिख दो, आराम से व्यवस्थित करके लिख दो, उसे सेट करके लिखोगे आराम से बन जाएगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि भैया नाभिकीय ऊर्जा एवं भारत। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझाना है कि भैया भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब शुरू हुए, किन चरणों में शुरू हुए और कैसे क्या भंडारण है, सारी चीज़ें आप बताइए। ठीक है, तो भैया भारत में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रारंभ 1948 में होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का प्रारंभ किया। किसका प्रारंभ किया, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का प्रारंभ किया 1948 में। अब इसके भी 3 चरण हैं, नाभिकीय ऊर्जा के भी 3 चरण हैं। कैसा, यूरेनियम 235 का पहले चरण में उपयोग हुआ, सेकंड चरण में थोरियम का उपयोग हुआ, और तीसरे चरण में भी आपने थोरियम का उपयोग किया। किसमें, पहले चरण में यूरेनियम, दूसरे में थोरियम और तीसरे में भी थोरियम। समझ में आ गया मेरी बात, समझ में आ गई ना, ये चीज़ें क्रमशः लिख दिया। इसके 3 चरणों में क्रमशः इन ईंधनों का उपयोग किया गया, इस फ्यूल का उपयोग किया गया। ये क्या है, ये फ्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, वर्तमान भारत में परमाणु ऊर्जा जो भंडार है वो 239 यानी 239 बिलियन टन है। BT मतलब बिलियन टन, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है। 239 बिलियन टन है। समझ गए मेरी बात, ये फैक्ट लिखना जरूर है आपको, भूलना मत इसको, कि वर्तमान भारत के परमाणु ऊर्जा भंडार में 239 बिलियन टन का भंडार उपस्थित है। समझ गए मेरी बात, ये लिखना है आपको, इससे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है कि 2024 तक भारत जो है 146 गीगावाट जो बिजली है वो परमाणु नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न करेगा। ठीक है, किसके द्वारा, 146 गीगावाट बिजली भारत जो है नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। वर्तमान भारत में भंडार कितना है, 239 बिलियन टन भंडार है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आराम से लिखना, 5 मार्कर में बहुत अच्छा कंटेंट है। नेक्स्ट आपका आ रहे हैं कि भाई जल विद्युत के बारे में बताओ। जल विद्युत क्या है, वही भैया वही हाइड्रो पावर, वही अभी तो बोला मैंने, हाइड्रो पावर क्या है, कुछ नहीं है, जल विद्युत है, वही भाप वाला सिस्टम। ठीक है, जल विद्युत जो है भारत में कुल उत्पादन इसका 25% इसी का है। भारत में जितनी भी विद्युत उत्पादित होती है 25% जो बिजली है, विद्युत जो है वो जल के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ये तो एक फैक्ट हो गया, ये तो लिख दिया आपके आंसर में, बढ़िया 4 चांद लगा दिए इसने। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, इसे ही हाइड्रो पावर कहते हैं। बहता हुआ जो जल है उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसको हम टरबाइन वगैरह पर डालते हैं, आपको पता है टरबाइन चलता है, सारा वाटर लूम चलता है, भाप बनती है, उससे विद्युत
उत्पन्न होती है, वो सारा एक लॉन्ग प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं, बाद में कभी समझेंगे। अभी आपको इतना लिख देना है कि बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, इसे ही हाइड्रो पावर के नाम से जाना जाता है, यही जल विद्युत है। इसके लाभ क्या कहें तो भैया देखो यार, मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता रहा हूँ कि 5 मार्कर में आपके पास इससे ज़्यादा लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है। इतना ही लिखो और चले आओ, इतना ही लिखो और चले आओ। मुझे पता है वहाँ पर आप लिखोगे इतना ले गए, एक आध लाइन अपने हिसाब से कुछ लिख देना, अगर कम लग रहा हो कहीं तो आराम से लिखो और कम शब्दों में अपनी अच्छी बात रख के चले आओ। ठीक है, लाभ क्या है? लाभ है कि प्रदूषित रहित है, जल विद्युत को कोई प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल है, लागत जो है कम है, एरो नीचे एरो बन रहा है मतलब लागत कम है, और दक्षता यानी कि इफ़िशियंसी जो है वो बहुत अच्छी है। तो लागत कम है, इफ़िशियंसी अच्छी है, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और प्रदूषण रहित है, यानी कि कोई भी प्रदूषण नहीं है। तो ये हो गया आपका जल विद्युत के लाभ और जल विद्युत की डेफिनेशन और एक फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ताप विद्युत। तो ताप विद्युत क्या है? ताप संयंत्रों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। भारत में ताप विद्युत के द्वारा कुल ऊर्जा का जो है 70% उत्पादन कहाँ से किया जाता है? ताप विद्युत के द्वारा किया जाता है। ये फैक्ट जरूर लिखना भाई, ये फैक्ट एवं नहीं लिखे गए हैं, ये फैक्ट आपके आंसर में 4 चांद लगाने के लिए लिखे गए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एवं नहीं लिखे गए हैं, ये फैक्ट जरूर लिख के आना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पावर मूवर भाप से चलाया जाता है। जो ताप विद्युत जो है वो पावर मूवर भाप से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि कोयला गैस आदि से पानी गर्म किया जाता है। कोयला गैस इन सबसे, कोयला से या गैस वगैरह से इन सबसे पानी को गर्म किया जाता है और उसके गर्म मतलब पानी को गर्म कर लिया, पानी को गर्म करके उससे विद्युत प्राप्त की जाती है, दैट इज कॉल्ड ताप विद्युत ऊर्जा। यार देखो मैं तुम्हें जेन्युइन चीज़ बताऊँ, अगर कुछ ऐसा लग रहा है 2 मार्कर के हिसाब से मैंने ये आंसर बनाया है, और अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ ऐड करना है तो 2 मार्कर में तो कुछ ऐड नहीं करना है। अगर 5 मार्कर में आ गया तो इसका मतलब एक थोड़े से एक आध विशेषता लिख देना और छोटी सी डेफिनेशन में थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, आप कर दोगे मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये देखिए 2019 का मतलब ये है कि 2019 मेंस पेपर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है ऊर्जा वाली यूनिट से। तो पेट्रोलियम को सिलारस भी कहते हैं। पेट्रोलियम क्या है इसकी भैया डेफिनेशन लिखो। तो ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, नवीन स्रोत नहीं है। क्या है? ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। धरातल की, अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि धरातल के नीचे जो अवसादी परतें होती हैं उनके बीच में पाया जाने वाला जो काला भूरे रंग का जो तरल होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वही पेट्रोल कहलाता है, वही सिलारस कहलाता है। सिलारस जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। धरातल के नीचे अपसादित चट्टानों में भूरे तरल पदार्थ पाया जाता है, एक ये हो गया आपका पॉइंट। एक हो गया जीवाश्म ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन का बना होता है। ठीक है, या फिर इसे हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? ये आपको लिखना है 2 मार्कर में सफिशियंट है। 5 मार्कर में लिखना है तो अभी आप आराम से कंटेंट लिख सकते हो, 1 से 2 लाइन और बढ़ानी है। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियाँ। ऊर्जा के प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इस बारे में बताइए। तो ऊर्जा के प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती तो ये आती है कि भैया हमने किसी चीज़ का मैनेजमेंट कर लिया, फिक्स कर लिया कि इतना पैसा हमारा बिल आएगा, इतना हमारे कुछ चीज़ आएगी, इतने हमें कंजम्पशन होगा। ठीक है, इतना हमको उत्पादन हो रहा है तो इतना कंजम्पशन होगा। लेकिन क्या हुआ कि भाई पता चला कि इस बार 6 रुपये यूनिट के हिसाब से लिया गया, अब 3 किलो का मीटर लगवाना है, फिर 10 किलो वाट का मीटर लगवाना है, 10 किलो वाट के मीटर का अलग से चार्जेस हैं। तो ये समस्या आ गई, मतलब निरंतर बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति की कमी। अब देखो ये चीज़ बताया मैंने, बताइए डेफिनेशन बताइए कि भैया बिजली चोरी बड़ी समस्या है ना, निरंतर बढ़ रही जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। तो चुनौतियाँ हैं ना, चुनौतियाँ समस्या एक ही चीज़ है, तो वो चीज़ मैंने फैक्ट बताया। अब देखो लिखा तो है भाई कि बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है, तकनीकी पिछड़ापन, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने में कठिनाई होती है, ये एक चुनौती है। संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है। ऊर्जा वितरण की सुनिश्चितता या ऊर्जा वितरण में कठिनाई हो रही है, ये बड़ी चुनौती है ना। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया वो तो है ही है। एक चीज़ और कर लो कि निरंतर बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति में कमी। मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आती आ रही हैं धीरे धीरे, तो मांग बहुत बढ़ रही है लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उतना आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं इस चुनौती को दूर करने के लिए? तो सरकारी प्रयास ये किए जा रहे हैं भैया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जा रहा है। भैया घर घर लाइट पहुंचाई जा रही है, कैसे भी करके अच्छी तरीके से बेहतर लाइट पहुंचाए, 24 घंटे लाइट मिले, बिजली मिले उनको, है ना। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि की जा रही है, कहीं ना कहीं प्लांट लगाए जा रहे हैं, हाइड्रोलिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, जल विद्युत प्लांट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, डैम बनाए जा रहे हैं जहाँ पर टरबाइन लगाया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। सब्सिडी पर सोलर प्लेट दी जा रही है कि भैया सब्सिडी ले जाओ, सब्सिडी ले लो, सोलर प्लेट खरीद लो, हम सरकार इस पर 30% सब्सिडी दे रही है या 40% सब्सिडी दे रही है, ये लो और अपने घर पे लगाओ, जिससे कि
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो, ठीक है, जिससे कि हम आपको लाइट जो दे रहे हैं हम उसको कहीं और कन्वर्ट कर सकें और ग्रामीण विद्युत लेवल पर सब अपनी सोलर प्लेट से ही अपने घर में रोशनी करें। नेक्स्ट, एकीकृत ऊर्जा नीति। एकीकृत ऊर्जा नीति, ये सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का विकास किया जा रहा है, ये भी सरकारी प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण, ये भी सरकारी प्रयास है इसके समाधान में। सब्सिडी पर सोलर प्लेट दिया जा रहा है, ये भी सरकारी प्रयास ही किए जा रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही बन गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप मुझे अपने व्हाट्सअप पर 7898254748 पर मैसेज करेंगे, आपको बाकायदा रिप्लाई मिलेगा, आपको बाकायदा सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आप मुझसे टेलीग्राम मेंस वाला पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। आगे बात हमारी है कि भाई ऊर्जा प्रबंधन में चुनौतियाँ, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट एक भी संगठनात्मक एकीकरण, ये चीज़ सर ये तो बिल्कुल आपने टॉपिक, ये सब चीज़ें टॉपिक वाली ही बताइए, आप अच्छे से जाके यूनिट देखिए। ऊर्जा क्रय, ऊर्जा विक्रय, ऊर्जा उत्पादन क्या होता है सब बताऊंगा, है ना, टॉपिक के हिसाब से चीज़ें बताऊंगा। संगठनात्मक एकीकरण क्या चीज़ है इसके बारे में बताओ। तो भैया संगठनात्मक एकीकरण जो है ऊर्जा के प्रबंधन को सही दिशा में सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकरण जो है किया जाता है, एकीकरण आवश्यक है, जिसे हम संगठनात्मक एकीकरण कहते हैं। क्या है कि ऊर्जा के प्रबंधन को सही दिशा में सुनिश्चित करने के लिए, जो प्रबंधन है उसे सही दिशा में सुनिश्चित करने के लिए उसका एकीकरण करना ही संगठनात्मक एकीकरण है। इसमें क्या होता है, इसमें जिम्मेदारियां और निर्णय निर्माताओं को बातचीत को नियमित करते हैं। जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो निर्माता हैं, उनका जो नियमित है, उनकी जो अथॉरिटी है उसको निर्मित करते हैं, ठीक है। कार्यों को प्रतिनिधि मंडल से, प्रबंधन से, अब देखो क्या होता है, जो भी कार्य हैं, जो भी वर्क है, जो भी काम है, वो एक लोअर कर्मचारी से लेकर प्रबंधन तक सब पर विस्तार होता है, सब पर डेलीकेट होता है काम का। ये होता है संगठनात्मक एकीकरण। एक ही संगठन में अगर एकीकरण है तो सबके पास अपने अपने काम होंगे, सबके पास एकीकरण होगा, सबके पास अपने अपने काम होंगे, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, सबके अपने अपने निर्णय लेने की क्षमता होगी, सारी चीज़ें होंगी। दैट इज कॉल्ड अ संगठनात्मक एकीकरण। अब की संरचना क्या होती है, संरचना होती है कि भैया शीर्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो निश्चित होती है कि भैया टॉप लेवल पर कौन डिसीजन लेगा, सीईओ साहब लेंगे, एमडी साहब लेंगे, ये फिक्स होता है, ये पहले से फाइनल होता है, ये आपको भी पता है, ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है। ऊर्जा प्रबंधन नीति हेतु प्रतिनिधि, भैया ऊर्जा के प्रबंधन की जो नीति है वो कौन बनाएगा, संगठनात्मक एकीकरण तो हो गया, संगठन तो बन गया, एकीकरण हो गया, लेकिन कोई ऊर्जा प्रबंधन की जो नीतियाँ हैं, क्योंकि हम इसे ऊर्जा से रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना, तो ऊर्जा प्रबंधन की जो नीति है उसका प्रतिनिधि कौन होगा, वो कौन बनाएगा, तो बताओ। स्पष्टकारी योजनाएं, अगर किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं आ रही हैं तो भाई वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। नीति समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, जो भी नीति जो लाई गई है संगठन में उसकी समय समय पर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। कुशल नियंत्रण होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आप लिखो, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है कि परिचालन कार्यों में ऊर्जा। अब परिचालन कार्यों में ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का प्रबंधन क्या है, तो परिचालन कार्यों में ऊर्जा, ये सुविधा प्रबंधन पहला हो गया। अंतर सुविधा प्रबंधन संघ यानी कि IFMA के अनुसार एक ऐसा पेशा जो लोग, जगह, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके निर्मित पर्यावरण की कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए विषयों को शामिल करता है, दैट इज कॉल्ड सुविधा प्रबंधन। समझ गए, एक ऐसा पेशा है जो लोगों को जगह, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी को एकत्रित करके उनके निर्मित पर्यावरण की कार्य क्षमता के अनुसार यानी कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए जो विषयों को शामिल करता है उसे हम सुविधा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है इमारतों व सुविधाओं में ऊर्जा की व्यवस्था करना, लागत में कमी करना, ऊर्जा के संबंधित और भी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अब देखो ये यार मैंने आपसे क्या बोला, ये नोट्स तो है नहीं है, ये कोई मैंने बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाए हैं, आपको पेपर 3 पूरा का पूरा मैं 120 पेज में दे रहा हूँ। तो मैंने एक की पॉइंट लिखा हुआ है, की पॉइंट मतलब मैंने आपको परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इसे पढ़ने से कि भाई क्या क्या इस चीज़ में हम लिख सकते हैं। 1 से 2 लाइन आप बढ़ाए ना, और इतना तो मैंने लिखा ही है कि आपका आंसर छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ऊर्जा क्रय क्या है। तो ऊर्जा क्रय के बारे में हम जानें तो ऊर्जा क्रय क्या है, किसी उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादित वस्तुओं को खरीद, माल या सेवा का अधिग्रहण करना। किसी उत्पादक के द्वारा, किसी ने उत्पादित की है, उसके द्वारा कोई वस्तु बेची गई है, हम उसको खरीदें, है ना, उसका अधिग्रहण करें, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्जा क्रय कहते हैं। समझ गए मेरी बात, है ना। तो डेफिनेशन देखो, और थोड़ी ऑथेंटिक सी डेफिनेशन ये है कि किसी उत्पादक द्वारा ऊर्जा उत्पादित वस्तुओं की खरीद, माल या सेवा का अधिग्रहण करना तथा क्रेता विक्रेता के साथ अनुबंध करना, दैट इज कॉल्ड ऊर्जा क्रय। इसको हम ऊर्जा क्रय कहते हैं। ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव ऊर्जा क्रय को प्रभावित करता है। देखो कितना अच्छा फैक्ट है यहाँ, कितना अच्छा पॉइंट है कि ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जो है ऊर्जा क्रय को प्रभावित करता है। ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील एवं पर्यावरण अनुकूल होने चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है कि ऊर्जा के
जो स्रोत हैं वो परिवर्तनशील हो एवं पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि ऊर्जा क्रय का उदाहरण क्या है, तो ऊर्जा क्रय का एक सबसे अच्छा और सबसे सटीक उदाहरण है कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से जो ऊर्जा को क्रय किया गया है, ऊर्जा को परचेज किया गया है, जो ऊर्जा ली जाती है दिल्ली मेट्रो के लिए ली जाती है, वो मध्य प्रदेश सरकार से ली जाती है। ये ऊर्जा क्रय का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नहीं ये तो पता था ना, आपकी ये भी नहीं पता था। अरे भैया यार, थोड़ा एमपी पढ़ो यार। उत्पादन के लिए उत्पादन अर्थात निर्माण कार्य। उत्पादन का मतलब ये है कि निर्माण करना किसी चीज़ का, यह प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। तो उत्पादन तो अलग अलग यूनिट्स है भाई, कोई प्रोडक्ट हमें कुछ चाहिए, कोई प्रोडक्ट हमें कुछ चाहिए, किसी का उत्पादन किसी अलग प्रक्रिया से होता है, किसी का उत्पादन किसी अलग प्रक्रिया से होता है। तो उत्पादन जो है प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जब उत्पादन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसका ऊर्जा संबंधी ध्यान मुख्य प्रबंधन के द्वारा रखा जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक भाषा में आपको उत्पादन बताया गया है। नेक्स्ट आपका है कि ऊर्जा दक्षता के बारे में समझाइए। तो ऊर्जा दक्षता क्या है कि भाई ऊर्जा दक्षता जो है एक टारगेट है। ऊर्जा एफिशिएंसी क्या है, एक टारगेट है, एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन और कारखानों में लगने वाली जो ऊर्जा है उसकी खपत को कम करता है तथा उसके बेहतर उपयोग यानी कि इष्टतम, यानी कि अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं उसका, यानी कि कम ऊर्जा लगे और काम ज़्यादा हो जाए। तो ये है ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता क्या है, एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन और कारखानों में लगने वाली ऊर्जा को कम करता है। मतलब ऊर्जा की जो कितनी ज़्यादा कंजम्पशन है उसको कम करेगा और इष्टतम उपयोग में उसका उपयोग करेगा। मतलब उसका बेहतर से बेहतर जो कम है, हमारी जो एनर्जी है उसका हम बेहतर से बेहतर कितना उपयोग कर सकते हैं, को कंजम्पशन को कैसे कम किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड ऊर्जा दक्षता। इसकी ऊर्जा दक्षता के लाभ क्या है कि भैया आप कम कंजम्पशन करोगे, कम इसको कंज्यूम करोगे तो भैया ग्लोबल जो मार्केटिंग में जो है वो वृद्धि नहीं होगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर रोका जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। ऊर्जा की बचत करना आवश्यक है सतत विकास के लिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा की बचत करना आवश्यक है। हमारे भविष्य के लिए भी इसकी बचत करना आवश्यक है ना। नेक्स्ट आपका है कि भैया सरकारी पहल क्या क्या की गई है ऊर्जा दक्षता में। तो ऊर्जा दक्षता में सरकारी पहल की गई है कि इको विकास संहिता में प्रावधान किया गया है। जो इको विकास संहिता यानी कि कोड आता है, एक मतलब एक बुक टाइप की है, उसमें इसका काम किया है कि भाई ऊर्जा को सबको इस तरह से बचाना चाहिए। ऊर्जा दक्षता ये है। हैंडबुक ऑफ लर्निंग आती है कि क्या क्या मतलब किस किस तरह से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। निर्माण पुरस्कार, एक पुरस्कार बनाया गया है जिसमें जिस व्यक्ति ने, जिस भी मतलब जैसे व्यक्ति ने, देखो क्या है, कंपनी है बहुत बड़ी, जैसे कि मतलब एमपी की जो एनर्जी कंपनी है, जो एनर्जी दे रही है, जो ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, घरों घरों में, उसने बताया कि हमने इस बार इतनी एनर्जी बचाई और सबको, आपके जो कनेक्शन थे पूरी सरकार में जितने भी लोग थे सबको एनर्जी प्रोवाइड भी करी, हमने इतनी बचाई, इस राज्य ने इतनी बचाई, इस जिले ने इतनी बचाई, इस संभाग ने इतनी बचाई। तो अब देखा जाएगा कि राज्य लेवल पे फर्स्ट लेवल पे कौन है, तो उसे निर्माण पुरस्कार से मतलब पुरस्कृत किया जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये कहानी है। नेक्स्ट कि भैया ऊर्जा प्रबंधन को समझाइए। तो ऊर्जा प्रबंधन मैंने अभी बता दिया, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देखना है तो देख सकते हो। अब ऊर्जा प्रबंधन इकाई, तो इकाई में क्या बताना है यार, कंपनियों में स्थापित जो वरिष्ठ, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो वरिष्ठतम एक हायरकी बनाई जाती है, उसे जो प्रबंधन का समर्थन करती है और ट्रैक जारी करती है, उसे हम ऊर्जा प्रबंधन इकाई कहते हैं। इस इकाई में जो है निम्न स्तर पर कर्मचारी होते हैं और उच्च स्तर पर जो है कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये चार्ट बनाया ना, मस्त हो जाएगा, ये डेफिनेशन लेके आना। नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। देखो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में लिखते हैं। तो ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है उसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को हुई। ऊर्जा, ये डेफिनेशन आती है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में, विगत जो वर्ष परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा जा चुका है 5 मार्कर में, प्लीज़ आप अच्छे से सुनिए, ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को 1 मार्च, कब, 1 मार्च 2002 को बनाया गया। इसकी स्थापना हुई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 एक्ट कब आ गया था, 2001 में आ गया था और इसका स्थापना हुई 1 मार्च 2002 को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ND मतलब न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है, जो है मुख्यालय है, वो है नई दिल्ली में। इसके उद्देश्य क्या है भैया, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को क्यों गठित किया गया है 2002 में, इसके क्या उद्देश्य क्या है, क्या करेगा ये। तो भैया ये सरकारी प्रयास करेगा ऊर्जा दक्षता में। तो ऊर्जा दक्ष प्रयासों जो है कार्यक्रमों में नीतिगत निर्णय लेगा, सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देगा, ऊर्जा दक्षता को हित जो धारक हैं, ऊर्जा दक्षता के जो हित धारक हैं उन तक पहुंचेगा, उन्हें पुरस्कृत करेगा। ऊर्जा दक्षता हेतु विशेष सिफारिशों को आगे बढ़ाएगा, सरकार के समक्ष रखेगा उन सिफारिशों की भी ऊर्जा दक्षता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, और कार्यक्रमों की व्याख्या करेगा, उनका प्रबंधन करेगा और उनका नियोजन करेगा। जो ऊर्जा दक्षता से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे उनका नियोजन करेगा, उनका प्रबंधन करेगा तथा उनको मतलब एक तरह से मॉडिफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कि ऊर्जा दक्षता के माध्यम से
कार्य या सरकारी प्रयास। तो वही बताया मैंने कि भैया ऊर्जा दक्षता के में सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं कि भैया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना। जो आप देख रहे हैं अभी नितिन गडकरी साहब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ईवी पर कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना। और अब तो वो क्या है यार, एक एथेनॉल वाली आई है, कौन सी आई है, वो वाली कार लेके आ गए हैं, है ना। तो इसको कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऊर्जा उपयोग में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ईवी और सौर चलित वाहनों को प्रोत्साहन किया जा रहा है ना। सौर प्लेटें उन पर सब्सिडी दी जा रही है, हरित भवन निर्माण पर विकास किए जा रहे हैं कि भैया जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका वो ऐसे भवन निर्माणों का विकास किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रयास जो है सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, ये चीज़ तो आपको भी पता है। नेक्स्ट कि भैया ऊर्जा प्रबंधन 2017, ये क्वेश्चन आया 2017, मतलब 2017 में ऊर्जा प्रबंधन के बारे में 5 मार्कर में पूछा गया है। तो भाई ऊर्जा प्रबंधन क्या है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा का क्रय करना, उसका रूपांतरण करना, उसका वितरण करना और उपयोग करना। समझ गए, किसका? आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा का क्रय करना, रूपांतरण करना, वितरण और उपयोग करना एवं इन सब के बीच एक समन्वय स्थापित करना ही ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाए रखना, पर्यावरण जागरूकता का ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हो। ऊर्जा आपूर्ति और खपत को नियंत्रित करना, नियोजित करना और निर्देशित करना, ये भी एक शॉर्ट डेफिनेशन है। आप ये पूरा लिख के आए 5 मार्कर में, अच्छा रहेगा। ऊर्जा आपूर्ति को खपत को नियंत्रित करना, नियोजित करना और निर्देशित करना, दैट इज कॉल्ड ऊर्जा प्रबंधन। खपत क्या है? खपत को विवेकपूर्ण बनाना भैया, प्रभावी रूप से होनी चाहिए, ज़्यादा खपत ना हो, ज़्यादा कंजम्पशन ना हो। ठीक है, लागत इसमें कम आए, ऊर्जा प्रबंधन में जो भी आप काम करें उसमें लागत कम आए और प्रदूषण जो है वो भी कम हो। लागत कम आए, प्रदूषण कम हो, पर्यावरण को हानि ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अगर इस पॉइंट को लिख के आएंगे, इस फैक्ट को, तो आपके 5 मार्कर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के प्रकार हमारी ये जो सीरीज़ है मैं जो लेके आया हूँ, इसके मैंने कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे टॉपिक आप देखे होंगे यूनिट 8 में एनर्जी के, मैंने इसमें कवर किए हैं, है ना। तो यह सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एनर्जी के आपको मैक्सिमम दूंगा यार 14 से 15 पेज, एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। सर ऐसे ही दोगे क्या? ऐसे ही होगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दूंगा सारा का सारा। अगली वीडियो देखना तो सही, उसमें जितना बचा हुआ है सारा कवर किया है। जो टॉपिक तुम देख रहे हो ना, एनर्जी 8 में टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, पेपर 3 का यूनिट 8, उसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करूंगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो सही लगी हो तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।